हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, जिसमें हम लोगों का 2 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, 2 लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखा था। ठीक है, और ओवरव्यू ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखा। ठीक है, मतलब सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देखा था हम लोगों ने, मतलब उनके नाम देखे थे। और उसके साथ में हम लोगों ने समथिंग लगभग 6 जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, हम लोगों ने 6 इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, पहला हाइपोथैलेमस था, फिर उसके साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा हुआ था हम लोगों ने पहले लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो इन सब ग्लैंड्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था। उसके साथ में इनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ा हुआ था, और इनके हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप लोग जा करके पहले, अगर जिसने नहीं देखा है तो पीछे वाला लेक्चर जा करके आप देख सकते हैं, तब जो है आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, हमारे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके साथ में जो है एड्रिनल ग्लैंड के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे आपका क्या नाम था, पैनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में। ठीक है, पैनक्रियाज के बारे में कह सकते हैं हम लोग, पैनक्रियाज के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है 2 ग्लैंड जो है डिटेल में एकदम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा ग्लैंड आएगा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, कौन सा ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। देखिए एड्रिनल ग्लैंड में क्या बता रहा है कि भाई एड्रिनल ग्लैंड सबसे पहली बात तो पाया कहाँ पर जाता है। ठीक है, तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है एड्रीनल, देखिए नाम क्या है इसका, एड्रीनल। अब यहाँ पर ये जो एड्रीनल शब्द है, इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो यहाँ पर एड मतलब हो जा रहा है एडेड। ठीक है, रीनल मतलब हो जाता है किडनी, मतलब ये ग्लैंड जो होता है ये किडनी के ऊपर अटैच्ड होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, और उसके साथ में ही जो है ये ऊपर जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है ना, ये किडनी के जस्ट ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर जो है ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे चिपका हुआ रहता है। इसी को जो हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इसी को क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, किडनी के ऊपर जो है 2 हमारे पास क्या होता है, पेयर्ड किडनी होता है, मतलब एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में किडनी पाया जाता है। तो दोनों किडनी के ऊपर जो है ये रीनल ग्लैंड या फिर कह सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड लगा हुआ होता है। नाम इसका एड्रीनल ग्लैंड क्यों है? क्योंकि किडनी के ऊपर जो है ये चिपका हुआ रहता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो देखिए ये भी कैसा, किडनी जैसा हमारा पेयर्ड है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी के ऊपर की तरफ जो है ये लगा हुआ होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कह रहा है कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ये 2 टाइप के टिश्यू से बना हुआ होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड है ये 2 टाइप के टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो है एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर था, इसका क्रॉस सेक्शन लिया हम लोगों ने, ऐसे कट करके देखा। ठीक है, ऐसे कट करके देखा तो ये किडनी जो है, सॉरी, एड्रिनल ग्लैंड जो है ये जो है 2 टाइप के टिश्यूज़ हमको दिखा रहा है। एक तो सुपरफिशली जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, एक बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है, और एक जो है अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, ये अंदर वाला मान लो पोर्शन हो गया, ये अंदर वाला पोर्शन है। ठीक है, और एक बाहर वाला पोर्शन हम लोग बना दे रहे हैं, ये बाहर वाला पोर्शन है। ठीक है, ये अंदर वाला पोर्शन हो गया और एक बाहर वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, अब अंदर वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। ठीक है, और बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो 2 जो है यहाँ पर जो है आपको एड्रिनल ग्लैंड में भी 2 पार्ट देखने को मिलता है, एक तो एड्रिनल मेडुला मिलता है और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स मिलता है। ठीक है, अब जो एड्रिनल मेडुला होता है जो अंदर की तरफ पाया जा रहा होता है, ये जो है अगर इसका ओरिजिनेशन देखते हैं तो ये इक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है।
एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। और वहीं पर एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, ये मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो यहीं से हमको ये पता चल जाता है कि ये दो टाइप के टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है, एक तो एक्टोडर्मल टिश्यू है और एक मीजोडर्मल टिश्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड भी क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेडुला, डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू दे आर कंपोज्ड ऑफ, कौन से टिश्यू से बने हुए हैं उसके बेसिस पर जो है ये दो टाइप का ग्लैंड हो जाता है। एक तो एड्रिनल मेडुला हो जाता है और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स। बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें एक एक करके देखने वाले हैं कि एड्रिनल मेडुला में कौन से हार्मोन्स बनते हैं और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स में कौन से हार्मोन्स बनते हैं, इसको जो है हम लोग अलग अलग करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एड्रिनल मेडुला के बारे में, ठीक है। सबसे पहले एड्रिनल मेडुला अंदर वाले को जो है सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कम हार्मोन्स बनता है। तो सबसे पहले एड्रिनल मेडुला को जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एड्रिनल मेडुला के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एड्रिनल मेडुला के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है, सीक्रेट्स टू हार्मोन्स। ये सिर्फ दो हार्मोन बना रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ दो हार्मोन बना रहा होता है। एक तो होता है एड्रिनालिन, जिसको हम लोग इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। क्या बनाता है, एड्रिनालिन, या फिर इसी को हम लोग इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और दूसरा हार्मोन होता है नॉर एड्रिनालिन, या फिर इसी को हम लोग नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर केमिकल कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो जो इपिनेफ्रिन होता है या फिर एड्रिनालिन जो होता है उसका कंसंट्रेशन जो है लगभग 80% होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो है एपिनेफ्रिन या फिर कह सकते हैं एड्रिनालिन का कंसंट्रेशन होता है। और वहीं पर नॉर एड्रिनालिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन की बात करते हैं तो वो 20% ही बनता है। अगर मान लीजिए दोनों केमिकल मिलाकर के 100% बन रहे हैं तो 80% जो है एड्रिनालिन बनता है या फिर एपिनेफ्रिन बनता है। और वहीं पर नॉर एड्रिनालिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन की बात करते हैं तो वो 20% ही सिर्फ बन रहा होता है, ठीक है। अब फंक्शन की बात करते हैं तो ये ओवरऑल जो है दोनों का फंक्शन सिमिलर ही होता है, ओवरऑल दोनों का फंक्शन सिमिलर ही हो रहा होता है। और इनको कलेक्टिवली जो है हम लोग कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन से ग्लैंड से जो है कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं। तब आप कैटेकोलामाइंस आपको पता नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो कैटेकोलामाइंस और कुछ भी नहीं है, क्या है, एड्रिनल हार्मोन, सॉरी एड्रिनालिन जो है, एड्रिनालिन हार्मोन्स या फिर कह सकते हैं नॉर एड्रिनालिन हार्मोन, ये दोनों ही को क्या बोला जाता है, कैटेकोलामाइंस बोला जाता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले रीजन से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस बोल देते हैं, ठीक है। तो दोनों को कलेक्टिवली कैटेकोलामाइंस बोला जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये कौन से कंडीशन में रिलीज होता है, कौन से कंडीशन में रिलीज होता है, सीक्रेटेड रैपिडली इन द स्ट्रेस्ड एंड इमरजेंसी सिचुएशन। ये स्ट्रेस्ड या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है, इसी वजह से इसको जो है हम लोग इमरजेंसी या फिर फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स बोल देते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछता है कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन से होते हैं या फिर इमरजेंसी हार्मोन कौन होता है, तो इपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन, या फिर कलेक्टिवली हम लोग इनको कैटेकोलामाइंस बोल सकते हैं, जो कि इमरजेंसी हार्मोन्स के जैसा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी इनको बोला जाता है, ठीक है। कहाँ से रिलीज होते हैं, एड्रिनल मेडुला से ये रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करते हैं, इनका फंक्शन देख लेते हैं, काम क्या करते हैं भाई। अगर इनके फंक्शन की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए कह रहा है कि ये हार्मोन जो होता है हाइपर ग्लाइसेमिक होता है। हाइपर ग्लाइसेमिक, हाइपर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा देना। यहाँ पर ग्लाइसेमिक मतलब होता है ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज। तो हाइपर ग्लाइसेमिक का मतलब क्या होगा कि ये कुछ ना कुछ करके जो है ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को जो है ब्लड में बढ़ाने का काम करेगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाने का काम करेगा, चाहे जैसे करके जो है ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना चाहिए बस, ठीक है। तो ये वही काम करता है। अब ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता कैसे है, तो सबसे पहला काम करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, ये हमारे सेल के अंदर, हमारे लीवर सेल के अंदर जो है, लीवर सेल्स कह सकते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं एडिपोज टिश्यू के अंदर, मतलब समझ लीजिए ये हमारा लीवर है, ठीक है। लीवर के अंदर या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं कुछ लीवर सेल्स होते हैं और कुछ एडिपोज सेल्स होते हैं। एडिपोज सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है,
ग्लाइकोजन जो है स्टोर्ड होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है। तब ये वही ग्लाइकोजन को क्या करेगा? ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके क्या करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे सेल्स के अंदर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, मतलब जो ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनाता है, तो उसको क्या चाहिए होगा? ग्लूकोज चाहिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लाइकोजन को क्या कर रहा है? ये एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को लीवर के अंदर से कन्वर्ट कर देता है, किस में? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तब ये ग्लूकोज क्या होगा? लीवर सेल से या फिर एडिपोज सेल से निकल करके जो है पूरे ब्लड में सर्कुलेट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, पूरे ब्लड में सर्कुलेट होना चालू हो जाएगा और फिर बॉडी की हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज को यूज करके जो है एनर्जी बनाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हो जाता है? ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बन जाता है, जो कि क्या कर रहा है? जो कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है ब्लड में। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो है डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी शो कर रहे हैं। डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी शो कर रहा है ना, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल ही तो बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी कंडीशन हो रही है, यहाँ पर आपको जो है डायबिटीज़ नहीं हो जा रहा है, लेकिन जो है डायबिटोजेनिक इफेक्ट तो हो रहा है ना, वही तो इफेक्ट शो कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। तो पहला क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और उस ग्लूकोज को जो है, ये हमारा ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में डाल देगा। या फिर क्या करेगा? लाइपोलिसिस करेगा। लाइपोलिसिस का मतलब क्या हो गया? ये लिपिड को तोड़ करके लिपिड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लिपिड से लिपिड को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, तो इसको बोलते हैं लाइपोलिसिस। तो लाइपोलिसिस करके भी क्या करेगा? ग्लूकोज को ब्लड में जो है, ब्लड के अंदर जो है इसको रिलीज करने का काम करेगा। या फिर क्या कर सकता है? प्रोटियोलाइसिस करता है। प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन को तोड़ करके क्या करेगा? ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज को क्या करेगा? ब्लड वेसल में भर देगा, ब्लड वेसल में रिलीज कर देगा। ठीक है, ब्लड वेसल में क्यों रिलीज कर रहा है? क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है? हमारे बॉडी का सर्कुलेटिंग फ्लूइड है ना भाई, पूरे बॉडी में जो क्या करेगा? वो ग्लूकोज को लेकर के घूमेगा और जो सेल्स को जो भी सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत होगी वो क्या करेंगे? वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके जो है उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओवरऑल ये एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन ओवरऑल क्या कर रहा है? ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड के अंदर कैसे न कैसे करके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है भाई, हमारे बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन है, हमारे बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, हमको जो है इसको यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपकी कभी कहीं लड़ाई हो जाए, ठीक है, कहीं कभी लड़ाई हो जाए तो उस कंडीशन में भाई आपकी बॉडी को क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। या तो भाई आपको लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए या तो भागने के लिए एनर्जी चाहिए। अब मान लो 1-2 लोग हैं तो आप सोचोगे कि लड़ ही लेता हूँ, हम जीत जाएंगे इनसे। ठीक है, तो आप लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वही मान लो 10-20-50 लोग हैं। ठीक है, 10-20-50 लोग हैं। अब 10-20-50 लोग से तो आप नहीं जीत पाएंगे ना, तो आप यही कोशिश करेंगे कि भाई चलो गाली गलौज हो गया, ठीक है, लेकिन अब कैसे भी करके वहाँ से निकला जाए। ठीक है, कैसे भी करके हम लोग भागते हैं वहाँ से। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये एड्रेनालिन हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज होगा और उसके बाद क्या करेगा? आपके ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। अब जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो हमारी बॉडी के जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं, जो बॉडी के हमारी और सेल्स हैं, जो हमारे कह सकते हैं मसल सेल्स हो गई हैं, या फिर कह सकते हैं वही सेम मसल सेल्स की बात कर सकते हैं। तो मसल सेल्स में क्या होगा? एनर्जी की ज़्यादा जरूरत होगी, क्योंकि अब हम लोग भागने के लिए किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? मसल्स का ही तो इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो मसल सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मसल सेल्स हो गया, हार्ट की सेल्स हो गई, हमारी ब्रेन की सेल्स हो गई, इन सबको क्या चाहिए होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि ये बहुत सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है इस समय इनको। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो इस वजह से जो है ये हाइपर ग्लाइसेमिक नेचर शो करता है और कैसे न कैसे करके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, जो ये लाइपोलिसिस है और प्रोटियोलाइसिस है, लाइपोलिसिस और प्रोटियोलाइसिस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस।
अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पर ये लिपिड और प्रोटीन क्या थे, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं थे, लेकिन ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं थे भले ही, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी ने इनको क्या कर दिया है, हमारे बॉडी ने इनको क्या कर दिया है, लिपिड और प्रोटीन को ही कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। सोचो इनको ऐसा ब्रेकडाउन किया, ऐसा केमिकल कंपोजिशन इनका तोड़ा कि ये किस में चेंज हो गए हैं, ग्लूकोज में चेंज हो गए हैं। ठीक है, इनका कहीं से दूर दूर तक ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस वजह से इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो मतलब होता है न्यू, न्यू मतलब न्यू मॉलिक्यूल, मतलब ये जो है ग्लूकोज बनाने नहीं वाले थे, लेकिन इनको जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया है ग्लूकोज में। इसी वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये अलग प्रोसेस है। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लाइकोजन के अलावा कोई दूसरे केमिकल कंपाउंड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे लिपिड या फिर प्रोटीन, इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा जब ग्लूकोज में, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, अब ग्लूकोज को क्या करना है, पूरी बॉडी में कंटिन्यूअसली फ्लो कराना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी रैपिडली जो है पूरी बॉडी के सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचाना है, तो उस केस में क्या करना होगा, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो हार्ट बीट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो बॉडी में जल्दी जल्दी जो है ग्लूकोज का फ्लो होने लगेगा। ठीक है, और क्या करना है, अब ग्लूकोज का फ्लो बढ़ा हुआ है तो ग्लूकोज को तो तोड़ना भी है, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस केस के लिए क्या होता है, हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा मतलब क्या होगा, हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है जल्दी जल्दी सप्लाई होगी हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी के अंदर जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन सप्लाई हो गई, ग्लूकोज भी हमारे बॉडी के अंदर सही से सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो अब एनर्जी अच्छे खासे अमाउंट में बन रही होगी, तो हमारे बॉडी का अलर्टनेस भी बढ़ जाता है। क्या होता है, हमारे बॉडी का अलर्टनेस भी बढ़ जाता है। ठीक है, हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, प्यूपिलरी डायलेशन, हमारी आंखों की जो प्यूपिल होती है वो क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है, फैल क्यों जाएगी, क्योंकि ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है, हमको जो है क्लियर विजन चाहिए, एकदम साफ साफ दिखाई देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब आप भाग रहे हैं, आप कुछ दिख ही नहीं रहा है, जाके टकरा के गिर गए, फिर पीछे से पकड़ के कूद दिया आपको। ठीक है, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इस केस में जो है प्यूपिलरी डायलेशन हो जाता है और हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जो है हमारे आंखों में जा सके, ताकि हम लोग जो है क्लियर विजन कर सकें, मतलब हम अच्छे से साफ साफ देख सकें। ठीक है, उसके साथ में और क्या हो रहा है, पाइलो इरेक्शन होता है, मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, रेजिंग ऑफ द हेयर्स, और क्या कर रहा है, स्वेटिंग होने लगता है। अब भाई इतना ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का आपकी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन बढ़ा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियस बात है, आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, सांसें बढ़ी हुई हैं, तो पसीना तो होगा ही। ठीक है, तो ये भी जो है होने लगता है, पसीना भी होने लगेगा हमको। ठीक है, तो यही होता है आपका इमरजेंसी कंडीशन, जिसमें जो है एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन जो है हार्मोन काम कर रहा होता है, जिसको हम लोग कलेक्टिवली कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल मेडुला से। ठीक है, ये सेंटर वाले पार्ट से, एड्रिनल मेडुला से जो है ये हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, ये तो हो गया एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स और उनके फंक्शन। अब आगे अगर हम लोग देखें तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। क्या देखेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एड्रिनल ग्लैंड का डायग्राम थोड़ा सा बनाया हुआ है। मान लीजिए एड्रिनल ग्लैंड है, अब सेंटर वाले को आप मान लीजिए, सेंटर वाला क्या है, ये एड्रिनल मेडुला था, एड्रिनल मेडुला था, और ये बाहर वाले जो तीन अलग अलग कलर के आपको दिख रहे हैं ना, ये तीनों जो बाहर वाले हैं, ये तीनों बाहर वाले क्या हो जाएंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स हो जाएगा। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी फर्दर जो है तीन अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, या फिर तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या तीन अलग अलग पार्ट हैं, एक तो सबसे बाहर की तरफ होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, क्या नाम होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा नाम होता है, और दूसरे का नाम होता है जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, दूसरे का नाम होता है जोना फेसिकुलेटा, और तीसरे का नाम होता है जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है, तीसरे का नाम होता है जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है,
तो पहले का नाम क्या है? पहले का नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरे का नाम है जोना फैसिकुलेटा और तीसरे का नाम है जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया जाता है एडिनल कॉर्टेक्स को। ठीक है, तो तीनों पार्ट का नाम मैंने यहाँ पर तीनों को साथ में भले नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो ZG करके, ZF करके, ZR करके, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ये 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है और एक एक करके जो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एडिनल कॉर्टेक्स को जो है हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखो जो एडिनल कॉर्टेक्स के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, ये 3 पार्ट में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो ये तीनों पार्ट्स अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करेंगे उनको जो है कलेक्टिवली हम लोग कॉर्टिकोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोइड्स बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने इसके पीछे हम लोगों ने देखा था कि जो एडिनल मेडुला के अंदर से हार्मोन निकलता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? कैटेकोलामाइंस बोलते थे। क्या बोलते थे? कैटेकोलामाइंस बोलते थे। ऐसे ही एडिनल कॉर्टेक्स के अंदर से जो हार्मोन निकलता है इसको हम लोग कॉर्टिकोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के कॉर्टिकोइड्स जो है ये तीनों अलग अलग रीजन वाले कह सकते हैं एडिनल कॉर्टेक्स से तीनों अलग अलग रीजन अलग अलग टाइप के कॉर्टिकोइड्स को रिलीज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला हम लोग देखते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे? जोना ग्लोमेरुलोसा। ये सबसे बाहर की तरफ है, सबसे बाहर की तरफ है, आउटर साइड में ये पाया जा रहा है। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करता है, मतलब यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम लोग मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। देखिए यहाँ पर कॉर्टिकोइड का मतलब क्या हो गया कि ये एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है। कहाँ से रिलीज हो रहा है? एडिनल कॉर्टेक्स से, लेकिन ये मिनरेलोकॉर्टिकोइड है तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज हो रहा होगा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज हो रहा है और यहाँ पर जो ढेर सारे हार्मोन रिलीज होते हैं उनको कलेक्टिवली मिनरेलोकॉर्टिकोइड बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जोना ग्लोमेरुलोसा का मेन हार्मोन जिसके बारे में हमको पढ़ना है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या नाम होता है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये मेन हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन इसका मेन हार्मोन होता है। अब अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है भाई? ये जा करके काम करता है हमारे किडनी के टिब्यूल्स के ऊपर। ठीक है, कहाँ पर काम करता है? जो हमारी रीनल टिब्यूल्स है, PCT, DCT, हेनेली लूप, कलेक्टिंग टिब्यूल्स, उनके ऊपर जा करके ये काम करता है। तो वह लिखा है एक्ट ऑन द रीनल टिब्यूल। अब वहाँ पर जा करके क्या काम करेगा? ये करवाता है एब्जॉर्प्शन। क्या करवाता है? एब्जॉर्प्शन करवाता है। नाम क्या है? मिनरेलोकॉर्टिकोइड। तो मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये मिनरल्स एंड वाटर को जो है एब्जॉर्ब कराने का काम करेगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मिनरल एंड वाटर के कंसंट्रेशन को बैलेंस करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, ये देखिए क्या कर रहा है? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ये रीनल टिब्यूल के ऊपर जाकर के क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। किसके एब्जॉर्प्शन को? सोडियम एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। और उसके साथ में क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक्सक्रीट पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन को रिलीज भी कर रहा है, मतलब ये इनको एक्सक्रीट भी कर रहा है। ये रीनल टिब्यूल जो होंगी, मान लो ये रीनल टिब्यूल मैं बना दूं ऐसे, अगर तो रीनल टिब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन किसका करा रहा है? सोडियम आयन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है। हर जगह पे यही कह दो हम लोग, सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होता था, यहाँ से वाटर होता था रीएब्जॉर्ब, यहाँ से सोडियम होता था रीएब्जॉर्ब। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन करा रहा है। ठीक है, और उसके साथ में सिक्रीशन क्या करता है? एक्सक्रीशन क्या कर रहा है? पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन का। ठीक है, तो पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन को जो है किसके अंदर भर दे रहा है? टिब्यूल के अंदर पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयन को भर दे रहा है। ठीक है, पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन को यहाँ पर भी ऐसे रीनल टिब्यूल के अंदर सिक्रीट कर देगा। ठीक है, ताकि ये जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। ठीक है, तब ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ आयंस को क्या कर रहा है? कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ मिनरल्स को एक्सक्रीट कर रहा है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ओवरऑल क्या कर रहा है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को, इलेक्ट्रोलाइट मतलब हो गया यहाँ पर केमिकल आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब केमिकल आयंस। ठीक है, तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहा है? बैलेंस करने का काम कर रहा होता है, जिसकी मदद से क्या हो जाएगा? हमारे बॉडी का जो ब्लड है, ठीक है, हमारे बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है उसका भी जो है
वॉल्यूम क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके बॉडी फ्लूइड के लेवल को मेंटेन करेगा। अगर बॉडी फ्लूइड ज़्यादा हो जा रहा है तो वाटर को सिक्रेट करके, रिलीज करके, यूरिन फॉर्मेशन करा करके भी क्या करेगा, बॉडी फ्लूइड के लेवल को, कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम कर रहा है कौन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन कर रहा होता है। तो ठीक है, तो नाम से आपको क्लियर होना चाहिए, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड नाम है। तो ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर कह सकते हैं मिनरल्स को बैलेंस करने का काम करेगा। और किसके ऊपर काम करता है जाकर के, किडनी के ऊपर जाकर के काम करेगा, किडनी में रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर। अब वहाँ पर जब काम करेगा, मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करते हुए क्या करेगा, बॉडी के ब्लड को जो है, बॉडी के हम लोग कह सकते हैं बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करेगा। और साथ ही में ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सबसे पहला पार्ट जोना ग्लोमेरुलोसा का। ठीक है, अब सेकंड पार्ट मिडल वाले की बात करते हैं, जिसको बोला जाता है जोना फैसिकुलेटा। क्या बोलते हैं, जोना फैसिकुलेटा। ठीक है, जोना फैसिकुलेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड का मतलब तो हो गया कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला हार्मोन, ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, ग्लूको का मतलब क्या है, ग्लूकोज। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग कह सकते हैं मेनली ये जो है ग्लूकोज लेवल को ही जो है, ग्लूकोज लेवल में ही जो है ये एडजस्टमेंट करवा करके जो है ये बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा होगा। तो देखते हैं ये क्या करता है। इसका मेन हार्मोन क्या है भाई, मेन हार्मोन है इसका कॉर्टिसोल। मेन हार्मोन क्या है इसका, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। आपने सुना होगा कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में। इसको जब हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं या फिर एंटी स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में है, ठीक है, आप टेंशन में है, बुखार हुआ है, बीमारी हुई है या फिर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हुई है आपके बॉडी के साथ में, तो उस कंडीशन में जो है ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है और आपके बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। चाहे जैसे करके ये शरीर में जो है कोई नुकसान नहीं होने देगा। ठीक है, कैसे भी करके तुम्हारे शरीर को जिंदा रखने की ये कोशिश करेगा, चाहे जैसे करके। ठीक है, तो इस समय क्या कर रहा है, अब इसके फंक्शन की बात करते हैं तो बॉडी में क्या क्या काम करवा रहा है। तो सबसे पहला काम तो भाई आरबीसी प्रोडक्शन कराएगा। मान लो आप बीमार थे, बुखार उखार हुआ था, आरबीसी का नंबर कम हो गया होगा, तो उस केस में क्या करेगा, कॉर्टिसोल हार्मोन आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाने का काम करता है। और उसके बाद कह रहा है कि जब मान लीजिए स्ट्रेस कंडीशन आ गई है, जैसे स्ट्रेस कंडीशन क्या है, फास्टिंग कर रहे हैं आप, 9 दिन नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, रमजान में जाकर के जो है 1 महीने तक व्रत रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप फास्टिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी क्या है, स्ट्रेस कंडीशन में, आपको नहीं पता चल रहा है लेकिन उस कंडीशन में भी क्या है, हमारी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में होती है। ठीक है, या फिर आपका क्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें जो है एक्सीडेंट हो चुका है, जिसका मतलब एक्सीडेंट हो चुका है, या यहाँ पर जो हम लोग बोल सकते हैं एक्सीडेंट कंडीशन, मान लीजिए बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, आपका ब्लड लॉस हो चुका है, या फिर जो हम लोग कह सकते हैं टू मच हॉट और कोल्ड कंडीशन है, वातावरण में जो है बहुत गर्मी पड़ रही है या फिर बहुत ठंडी पड़ रही है, वो भी क्या है आपकी बॉडी के लिए एक स्ट्रेस कंडीशन हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होगा, अब हमारी बॉडी क्या करेगी, कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करना चालू करेगी। ठीक है, अब वो क्या कराएगा, अब सिंपली यहाँ पर भी देखिए ये क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा कैसे, सबसे पहले तो ग्लूकोजिनोलाइसिस करेगा। ग्लूकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, ग्लाइकोजन में, ये ग्लूको नहीं है ग्लाइको है भाई, सॉरी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा। ठीक है, ये ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ग्लाइकोजन को, ठीक है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, तो ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब ये ग्लूकोज क्या होगा, आपके बॉडी फ्लूइड में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बॉडी फ्लूइड में रिलीज हो जाएगा, तो बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या हो जाएगा, ढेर सारा ग्लूकोज हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। या फिर क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि ऐसे मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनवाएगा जिनका कोई लेना देना पहले ग्लूकोज से नहीं था। जैसे लाइपोलिसिस कराएगा, मतलब लिपिड को तोड़ करके ग्लूकोज बनवाएगा। ठीक है, या फिर प्रोटियोलाइसिस करेगा, मतलब प्रोटीन को तोड़ करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। और क्या करता है, इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड, ये एनसीईआरटी का लाइन है,
बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस लाइन से, आपको ध्यान देना है। इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली हमारी सेल्स क्या करती हैं, अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ करके क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं, या फिर जो है उन प्रोटीन का इस्तेमाल करके हमारे सेल के अंदर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही होती हैं, ठीक है। तो इनका काम एनर्जी बनाने का नहीं होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनका काम एनर्जी बनाने का नहीं है, उनका काम होता है हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर को बनाने का काम होता है, या फिर कह सकते हैं सेल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स को बनाने का काम होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, वो काम ना करके, ठीक है, जो सेल जो है प्रोटीन का इस्तेमाल करके सेलुलर कंपोनेंट बनाने वाले थे, सेलुलर कंपोनेंट्स हम लोग बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स जो बनाने वाले थे, इसका काम ना करके, सेलुलर कंपोनेंट ना बना करके क्या बनाने लगेगा, ये ग्लूकोज बनाने लगेगा, क्योंकि अभी शरीर को क्या है, ग्लूकोज की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है, ये क्या करेगा, जो हमारा हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये इनहिबिट कर देगा सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, तो सॉरी अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो सेल्स क्या करेंगे, अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके जो है कोई सेलुलर कंपोनेंट ना बना करके उनको अब तोड़ करके वो एनर्जी बनाने का काम करने लगेंगे, ग्लूकोज बनाने का काम करने लगेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस कंडीशन में क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का काम कर रहा है कौन, कॉर्टिसोल हार्मोन। और क्या कर रहा है ये भी देख लेते हैं, और क्या कर रहा है, रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ WBC, WBC की एक्टिविटी को भी कम कर दे रहा है। देख लीजिए, हमारी बॉडी को एक तरफ से बचा भी रहा है और एक तरफ से कमज़ोर भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे शरीर को जो है जिंदा रखने के लिए जो भी कर सकता है ये वो करने की कोशिश कर रहा है। तो अब WBC को कम कर देगा तो भाई फिर हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, ज़्यादा प्रोन हो जाएगी टू डिजीज़, मतलब बीमारियों के लिए जो है ज़्यादा आकर्षित हो जाएगी, ठीक है। मतलब बीमारियाँ, छोटी छोटी बीमारियाँ भी हमको उस कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमको पता नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन जो है आपकी बॉडी को एकदम कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में रखने की कोशिश करा, जितना से जितना जो है फेवरेबल कंडीशन दे सकता है उतना देने की कोशिश करा, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, कुछ भी टेंशन ना हो, वो करने की कोशिश कर रहा है। उस चक्कर में जो है ये हमारे बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक भी कर देता है। क्यों, क्योंकि WBC की एक्टिविटी को ही कम कर दिया, ठीक है। अब जब WBC की एक्टिविटी को कम कर देगा तो हमारी बॉडी जो है बीमारियों से लड़ना भी बंद कर देगी। तो वही लिखा है कि एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो करेगा। मान लीजिए आपके बॉडी में कहीं पर इन्फेक्शन है, कहीं पर दर्द है, कोई तकलीफ है, तो वो आपको फील नहीं होने देगा। क्यों, क्योंकि WBC जो है उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। आपके न्यूरॉन सेल्स भी थोड़ा सा कमज़ोर से हो जाएंगे, वो जो है वो ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी शो कराता है ये, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मतलब कहीं पर कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको जो है उस समय समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेगा। उसके साथ में क्या कर रहा है, सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पांस को भी क्या करता है, कमज़ोर कर देता है। क्योंकि WBC का नंबर कम हुआ है तो इम्यून रिस्पांस ऑब्वियस बात है कि स्लो हो जाएगा, ठीक है। WBC सेल का नंबर ही कम है तो कोई फॉरेन पार्टिकल कुछ भी आ रहा है तो उसके खिलाफ WBC काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका नंबर ही कम है, ठीक है, लड़ ही नहीं पाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा ये होता है, हेल्प इन द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मान लीजिए कि आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है, जैसे अर्थराइटिस हो गया या फिर ऐसी कोई बीमारी हुई है जिसमें क्या है, आपके बॉडी के अंदर जो है आपके बॉडी के सेल्स के खिलाफ ही एंटीबॉडी बन गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, आपके सेल को जो है मारने का काम बंद कर देंगे, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से आपको बचाने का काम ये कर सकता है, ठीक है। और क्या कर रहा है, हेल्प इन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन भी क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम का एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है। मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं, कोई नुकसानदेह पार्टिकल तो नहीं था हमारी बॉडी में आया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बॉडी जो है ढेर सारा एंटीबॉडी बना करके हमारे बॉडी में जो है ढेर सारा म्यूकस रिलीज करने लगेगी, ढेर सारा एंटीबॉडी बनाने लगेगी और फालतू में हमारे बॉडी को स्ट्रेस कंडीशन में ला देती है, ठीक है। तो उस कंडीशन से भी बचाने के लिए जो है ये कॉर्टिसोल हार्मोन काम करता है, हेल्प इन एलर्जिक रिएक्शन। कोई एलर्जिक रिएक्शन अगर होने वाला होगा तो अगर आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी में नहीं शो होगा। क्यों, क्योंकि WBC का नंबर ही क्या हो गया, कम हो गया है। उसके साथ में क्या करता है, उसके साथ में मेंटेन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन। मतलब हमारे हार्ट रेट को कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप पहले से ही परेशान हैं, आपका BP भी बढ़ जा रहा है या BP कम हो जा रहा है, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। तो उससे जो है आपको हार्ट रेट की प्रॉब्लम ना हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। उसके साथ में जो है किडनी के फंक्शन को भी ये रेगुलेट करवा रहा होता है, ठीक है। किडनी के फंक्शन को भी रेगुलेट करवा रहा होता है कौन, कॉर्टिसोल हार्मोन, ताकि आपका किडनी जो है सही से काम कर रहा हो, ठीक है।
तो ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ होगा तो क्या करेगा, किडनी से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके बॉडी में ब्लड फ्लूइड को जो है मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, ये सब जो है काम करता है। ये तो हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, जोना फेसिकुलेटा हो गया। अब हम लोग देखेंगे अंदर वाला, सबसे अंदर जोना रेटिकुलरिस। क्या बोलते हैं, जोना रेटिकुलरिस, ये सबसे अंदर वाला होता है। इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को जो हम लोग बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकोइड्स। क्या बोलते हैं, सेक्स कॉर्टिकोइड्स। ये मतलब ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल ऑर्गन को, या फिर कह सकते हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स को जो है अफेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर उनके ऊपर जो है प्रभाव डाल रहे होते हैं। कैसे डाल रहे हैं, या फिर कौन सा हार्मोन होता है, तो इसका मेन हार्मोन होता है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। कौन सा हार्मोन है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ये जो है हमारे एक्सियल हेयर को ग्रो कराता है, मतलब हमारे बॉडी के ऊपर जो भी हेयर्स होते हैं उनको ग्रो कराने का काम करता है। जैसे मेल के अंदर क्या हो गया, बियर्ड हो गया, चेस्ट पे हेयर हो गया, बॉडी हेयर हो गया, स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनको ये ग्रो कराने का काम करता है। ठीक है, तो ये मेल के अंदर जो है ऐसा काम कर रहा है। फीमेल के अंदर भी जो है कह सकते हैं उनके भी स्किन पे जो हेयर आते हैं, भले बियर्ड नहीं आ रहा उनके, लेकिन जो है बॉडी के ऊपर जो है स्किन के ऊपर उनके भी हेयर्स होते हैं, तो उनको ग्रो कराने का काम करता है। उसके साथ में प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर मतलब क्या हो गया, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके अराउंड भी जो है हेयर ग्रो करते हैं, तो उनको भी ग्रो कराने के लिए जो है ये एंड्रोजेनिक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर कह सकते हैं सेक्स कॉर्टिकोइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा है, जोना रेटिकुलरिस से रिलीज हो रहा होता है। उसके साथ में फेशियल हेयर भी, ये भी मैंने बता दिया, जो फेशियल हेयर होता है उसके लिए भी यही जिम्मेदार होता है। ये कब काम कर रहा है, एट प्यूबर्टी। ठीक है, सेक्स कॉर्टिकोइड हार्मोन कब काम कर रहा है, एट प्यूबर्टी। ठीक है, क्योंकि बॉडी हेयर, एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर जो है ये सब कब आ रहे होते हैं, जब हम लोग प्यूबर्टी स्टेज में होते हैं, या फिर कह सकते हैं प्यूबर्टी स्टेज से आगे बढ़ने वाले, तो जब एडल्टहुड में आने वाले होते हैं, तो उस केस में जो है ये हार्मोन ज़्यादा एक्टिवली फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं इसके डिसऑर्डर की बात कर लें, तो भाई अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, एडिनल कॉर्टेक्स के अंदर कोई समस्या हो जाती है, तो इससे जो है कौन सी बीमारी हो सकती है हमको, कौन सी बीमारी हमको हो सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन में कोई प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, और यहाँ से जो हार्मोन रिलीज हो रहे थे, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन हो गया, इनका सिक्रीशन क्या हो गया है, गिर गया है, इनका सिक्रीशन गिर गया है, हाइपो सिक्रीशन होने लगा है। ठीक है, तो इस केस में ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहे थे, हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करते थे, जिससे हमको एनर्जी मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पर इनका ही हाइपो सिक्रीशन होने लगा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में एक्यूट वीकनेस हो जाएगी, मतलब अत्यधिक जो है कमजोरी हो जाएगी। ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा। ठीक है, थके थके से रहेंगे, फटीग होने लगेगा। फटीग मतलब होता है थकना, मतलब फटीग मतलब थकना होता है। ठीक है, तो हम लोग थके थके से रहेंगे, बहुत कमजोरी सा महसूस होगा। ठीक है, और इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिसन्स डिजीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिसन्स डिजीज़ बोलते हैं। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है सही से काम नहीं कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन सही से नहीं हो रहा, मतलब हाइपो सिक्रीशन होने लगा है, तो इस केस में क्या होगा, एक्यूट वीकनेस होगा, या फिर फटीग कह सकते हैं, फटीग भी होगा, जिस डिजीज़ का नाम होता है एडिसन्स डिजीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला जो है पोर्शन लगभग खत्म होता है। हाँ, खत्म हो जाता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है खत्म होता है। एड्रिनल ग्लैंड में हम लोगों ने एड्रिनल मेडुला देखा, एड्रिनल कॉर्टेक्स देखा। ठीक है, एड्रिनल मेडुला के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा था, इपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, वो भी हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन था, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता था। वहीं पर जो है अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है कलेक्टिवली कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स रिलीज करता है। उसके भी 3 पार्ट थे। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट थे, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। अब ये तीनों जो है अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और सभी हार्मोन्स के फंक्शन भी अलग अलग हैं। उनके फंक्शंस को भी जो है हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पैनक्रियाज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, पैनक्रियाज के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, पैनक्रियाज ग्लैंड हमारा कैसा होता है भाई, पैनक्रियाज जो हमारा ग्लैंड होता है ये जो है मिक्स ग्लैंड होता है। कैसा होता है, मिक्स ग्लैंड होता है। मिक्स ग्लैंड, या फिर इसी को हम लोग जो है कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं। अब मिक्स ग्लैंड होने का मतलब क्या हो गया भाई, कि यहाँ पर जो है ये ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन पार्ट भी इसमें होता है और इंडोक्राइन पार्ट भी होता है। अगर आप लोगों ने एनिमल टिश्यू देखा हुआ है, ठीक है, एनिमल टिश्यू का लेक्चर देखा हुआ है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पैनक्रियाज कैसा है, मिक्स ग्लैंड होता है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, वहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी पार्ट होता है इसके अंदर, और इंडोक्राइन ग्लैंड का भी पार्ट होता है। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या करती हैं,
हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है। वहीं पर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो अलग अलग टाइप्स के इंजाइम्स और केमिकल का फॉर्मेशन करती हैं अदर देन हार्मोन, ठीक है। अदर देन हार्मोन जो है जो भी केमिकल्स बन रहे होंगे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो है पैनक्रियाज के अंदर इंडोक्राइन ग्लैंड वाला पार्ट कौन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये पैनक्रियाज ये कैसा होता है, लीफ लाइक जो है ग्लैंड होता है, पत्ती के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। ये ग्लैंड हो गया हमारा। इसमें जो है हमको कुछ ट्यूब्यूलर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए ये ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर जो ग्लैंड बन रही हैं इसको हम लोग बोलते हैं एसिनी ऑफ पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं, एसिनी ऑफ पैनक्रियाज बोलते हैं। और ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है। क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है। और वहीं पर जो है आपको ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स जो दिख रहे हैं इनको जो है हम लोग बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। और यही क्या होता है, इंडोक्राइन पार्ट होता है, मतलब यहीं से जो है कुछ हार्मोन्स बन रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर इंडोक्राइन पार्ट भी मैंने दिखाया है। क्या है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है, इंडोक्राइन पार्ट होता है। अब इनके अंदर जो सेल्स होते हैं अगर उनकी बात करते हैं तो ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो यहाँ पर पाया जा रहा है उनका नंबर कितना है, 1 to 2 मिलियन, 1 से 2 मिलियन जो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है पाए जाते हैं। कहाँ पर, पैनक्रियाज के अंदर, ठीक है। पैनक्रियाज के अंदर 1 से 2 मिलियन जो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं जो कि हमारे पूरे पैनक्रियाटिक टिश्यू का 1 से 2% हिस्सा ही होता है। 1 से 2% हिस्सा ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सब पॉइंट जितना भी लिखा हूँ ये एनसीईआरटी का कह सकते हैं क्रक्स है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्रक्स एकदम निचोड़ है। आपको इसको देखने के बाद जो है एनसीईआरटी अगर आप रीड भी नहीं करते हैं ना फिर भी जो है आपका 98 to 99% क्वेश्चन आपके लगने वाले हैं, ठीक है, आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है अब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को जो है डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को मैंने जूम करके बना दिया, ठीक है, जो कि इंडोक्राइन पार्ट है हमारा। ये देखिए आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक टाइप के सेल से नहीं बना हुआ है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखो ग्रीन बनाया, कुछ ब्लू बनाया, कुछ रेड बनाया है, ठीक है। अलग अलग कलर के मैंने सेल्स इसमें बनाए हुए हैं। तो अब इसमें जो अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं वो कौन कौन से सेल्स हैं, तो सबसे पहला तो होता है आपका अल्फा सेल्स। सबसे पहला कौन सा सेल है, अल्फा सेल है। देखिए सबसे पहला कौन सा सेल है, अल्फा सेल है। उसके बाद क्या है आपका बीटा सेल है। उसके बाद क्या है, बीटा सेल है। उसके बाद आता है आपका डेल्टा सेल। कौन सा सेल आता है, डेल्टा सेल आता है, ठीक है। अब अगर कंपोजिशन की बात करें नंबर में कौन सबसे ज़्यादा होता है तो बीटा सेल्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है, बीटा सेल का नंबर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है अल्फा सेल। अल्फा सेल का कंसंट्रेशन कितना है, 30% है, ठीक है। नंबर में अगर देखें तो 30% अल्फा सेल्स होते हैं, 65% बीटा सेल्स होते हैं। और डेल्टा सेल्स का नंबर सबसे कम होता है, 5% ही होते हैं, ठीक है। अब इनके सिक्रीशन की बात करते हैं तो अल्फा सेल जो होता है ये ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है, ग्लूकागॉन नामक हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। और वहीं पर बीटा सेल क्या करता है, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। वहीं पर जो डेल्टा सेल होता है ये सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसमें एक एक करके एक एक हार्मोन्स के फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके अल्फा सेल से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, अल्फा सेल से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है सबसे पहले हम लोग उसको ही देखने वाले हैं। कौन सा हार्मोन है, ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, अगर हम लोग उसके फंक्शन की बात करते हैं ये कैसा होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। जैसे हम लोगों ने एपिनेफ्रिन को देखा था वो भी कैसा था, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन था, वैसे यहाँ पर ये भी क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। ये कहाँ पर काम करेगा, लीवर सेल्स के ऊपर। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया लीवर सेल्स के ऊपर काम करता है। अब देखिए लीवर सेल्स या फिर एडिपोज सेल्स क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में हमारे लीवर के अंदर जो लीवर सेल्स होते हैं वहीं पर क्या होता है, ग्लूकोज स्टोर होता है। हमारे बॉडी में ज़्यादातर ग्लूकोज जो है लीवर के अंदर स्टोर हो रहा होता है। जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खा रहे हैं ना वो कहाँ पर स्टोर होता है, लीवर के अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या करेगा, ये ग्लूकागॉन हार्मोन जा करके लीवर सेल के ऊपर जाएगा और वहाँ पर क्या करेगा, ग्लूकोजीनोलाइसिस करेगा। क्या करेगा, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, किसमें, ग्लूकोज के अंदर तोड़ेगा। और यहाँ पर कौन सा हार्मोन काम कर रहा होगा, यहाँ पर आपका हार्मोन काम करेगा ग्लूकागॉन
ग्लूकागॉन हार्मोन काम करेगा। ठीक है, ग्लूकागॉन हार्मोन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज क्या होगा, ब्लड में रिलीज होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो देखिए क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। देखिए यहाँ पर ग्लाइकोजन के ऊपर क्या काम, ग्लाइकोजन के ऊपर जो है ये ग्लूकागॉन काम कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं, जिससे ग्लूकोज जो है बन रहा है और ये क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। उसके साथ में ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवा रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस पीछे मैंने 2 बार बता दिया आपको। ग्लूकोनियोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाना जिससे ग्लूकोज का कोई लेना देना पहले नहीं था। जैसे ग्लाइकोजन को क्या करना है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, लेकिन वो ग्लाइकोजन के ग्लूकोज को हम लोगों ने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके जो है स्टोर करा हुआ था लीवर के अंदर। ठीक है, नॉर्मली हम जब खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ठीक, मतलब जो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट जाता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और उस ग्लूकोज को हम लोग कन्वर्ट करके जो है लीवर सेल के अंदर, हमारी बॉडी लीवर सेल के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखती है फॉर द इमरजेंसी कंडीशंस। ठीक है, और फिर बाद में यही ग्लूकागॉन हार्मोन उनको जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के बैठे हुए हैं लीवर सेल के अंदर, उनके ऊपर जाकर के काम करेगा और उनको ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन मान लीजिए वो ग्लाइकोजन भी कम पड़ रहे हैं आपकी बॉडी के लिए, तब ग्लूकोज कहाँ से बनेगा, तब जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। मतलब अब ग्लाइकोजन खत्म हो चुका है, अब जो बॉडी के अंदर दूसरे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, अब उनको तोड़ करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाएगा, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब न्यू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाया जा रहा है, किससे, जो कि पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं थे। ठीक है, तो उनसे बनाया जा रहा है, इसकी वजह से इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। अब लिपिड से क्या करेगा, ग्लूकोज बना रहा है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, लिपोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन से ग्लूकोज बना रहा है तो प्रोटियोलाइसिस बोलते हैं। इन सब से तोड़ करके क्या कर रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये ग्लूकोज कहाँ पर जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड शुगर लेवल या फिर कह सकते हैं ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या कर रहा है, रेड्यूस द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोगों ने रेड्यूस सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड देखा हुआ था पीछे, यहाँ पर क्या कर रहा है, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को जो है रोक रहा है। अब सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, आप कहेंगे सर सेल ही तो ग्लूकोज को ले करके जो है उसको कन्वर्ट करेगा, आपके एटीपी में, एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, तो वो काम कर रहा है। यहाँ पर जो सेलुलर अपटेक का मतलब ये है कि कोई सेल्स एब्जॉर्ब करके उसको ग्लाइकोजन में स्टोर नहीं करेगी। अब यहाँ पर स्टोरेशन बंद हो चुका है, स्टोर नहीं किया जाएगा, ग्लूकोज को लेंगे लेकिन उसको कन्वर्ट करेंगे एटीपी में, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ना कि उसको स्टोर करके रख लेंगे, चलो भाई परसों खर्चा करेंगे इसको, नहीं, ये स्टोर करने वाला काम नहीं होगा। तो स्टोर करने वाले काम को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि सेलुलर अपटेक अगर बढ़ रहा है तो मतलब ग्लूकोज को स्टोर किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन यहाँ पर सेलुलर अपटेक कम हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बन रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज से सीधा एनर्जी बनाई जा रही है। ठीक है, स्टोर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिड्यूस कर देता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ग्लाइकोजन का फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंसुलिन का। दूसरा हार्मोन बीटा सेल से निकल रहा था, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन क्या होता है भाई, ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है, ये ग्लूकागॉन के जस्ट उल्टा काम करता है, ये ग्लूकागॉन के जस्ट उल्टा काम करता है। ग्लूकागॉन क्या कर रहा था, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहा था, तो ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसी वजह से इसको क्या, अब यहाँ से क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज घूम रहा है, अभी तुम्हारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन चल रहा है, तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज घूम रहा है उसको क्या करेगा, पकड़ेगा लीवर सेल में। जैसे मान लो लीवर सेल ही ग्लूकोज स्टोर करके रखता है, तो जैसे ब्लड घूमते घूमते लीवर में पहुँचेगा तो लीवर क्या करे, यहाँ पर तो ग्लूकोज घूम रहा है फालतू में, कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी तो ग्लूकोज को पकड़ेगा और पीट करके रख देगा, अंदर कमरे में बैठा देगा। ठीक है, फालतू घूमने नहीं देगा। तो स्टोरेशन का काम ये करवाता है कौन, इंसुलिन। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्ट ऑन द लीवर सेल या फिर एडिपोज सेल्स, एडिपोज सेल भी जो है ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर काम करेगा रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब यहाँ पर है बैलेंस,
बैलेंस बनाना, मतलब यहाँ पर जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अगर ज़्यादा रही होगी तो उसको बैलेंस करने का काम करेगा, मतलब ग्लूकोज को स्टोर करते जाएगा, ठीक है, लीवर सेल एडिपोज सेल में ग्लूकोज को स्टोर करते जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। कौन करवाता है, इंसुलिन करवाता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इनहेंस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यही क्या कर रहा है, अभी जो मैंने उल्टा बताया पीछे, क्या बताया था भाई कि वहाँ पर सेलुलर अपटेक को रोक रहा था कौन, ग्लूकागॉन। यहाँ पर इंसुलिन क्या करेगा, सेलुलर अपटेक को बढ़ा देगा, मतलब यहाँ पर क्या होने लगेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके इसको क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, कहाँ पर, लीवर में एंड एडिपोज सेल्स के अंदर, एडिपोज सेल्स के अंदर इनको स्टोर किया जाएगा। अब एडिपोज सेल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एनिमल टिश्यू जाकर के देखें, वहाँ पर एडिपोज सेल के बारे में डिटेल में बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ग्लाइकोजिनेसिस किया जा रहा है। ग्लाइको वहाँ पर क्या किया जाता था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जेनेसिस किया, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, वहाँ पर ब्रेकडाउन किया जा रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन किया जा रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया जा रहा है, ठीक है। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना करके जब आप लीवर सेल के अंदर, एडिपोज सेल के अंदर स्टोर कर लोगे तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं। देखो ब्लड शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के क्या कर रहे हो, लीवर सेल और एडिपोज सेल के अंदर भर दे रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका दूसरा इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन, ठीक है। अब इसका एक डिसऑर्डर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए बीटा सेल में कोई प्रॉब्लम आ गई, बीटा सेल मर गए, कम हो गए, उनका नंबर कम हो गया, ठीक है। बीटा सेल का मान लीजिए किसी वजह से, खुद न खास्ता कैसे किसी वजह से जो है उनका नंबर कम हो जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है डिफेक्ट इन द बीटा सेल, बीटा सेल में कोई प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। अब इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन कम होगा तो यहाँ पर मान लो ये लीवर था, ये हमारा ब्लड वेसल बना लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता था, ब्लड वेसल से लीवर के अंदर क्या किया जाता था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता था। यहाँ पर क्या था, ग्लूकोज था, ब्लड के अंदर ग्लूकोज भरा हुआ रहता था, ठीक है। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल अगर ज़्यादा है तो क्या करेगा, स्टोर करके लीवर में रख लेगा इसको, ठीक है। स्टोर करके लीवर में रखने का काम करता था कौन, इंसुलिन। लेकिन यहाँ पर अब इंसुलिन कम बन रहा है। जब इंसुलिन कम बनेगा तो ग्लाइकोजन में कन्वर्जन भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इंसुलिन जो है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कम कर पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन और बढ़ने लगेगा, ग्लूकोज बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसको जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। ग्लूकोज देखो यहाँ पर वही बता रहा है, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज भरा ही रह जा रहा है, मतलब कम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड शुगर लेवल, इसी को क्या बोलते हैं कि ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ, इससे क्या होगा, ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, हमारी बॉडी में जितना यूज़ होना उससे ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा किडनी भी जो है इसको फिल्टर करके जो है यूरिन से बाहर निकालना चालू कर देगा, ठीक है। किडनी जो है फिल्टर करके, क्योंकि ब्लड के अंदर फालतू का ग्लूकोज घूम रहा है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज घूम रहा है, तो उसको जो है किडनी फिल्टर करके बाहर निकालना चालू कर देगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन। और क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। ये ग्लूकोज जो है वेरियस कह सकते हैं केमिकल से रिएक्शन करके कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन करना चालू कर देंगे जब ये इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं, ठीक है। कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन भी करने लगते हैं, ठीक है। अब इसी डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, जब हमारा बीटा सेल सही से काम नहीं कर रहा है और इंसुलिन हार्मोन सही से नहीं बन रहा है, तो इसी डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ मिलेटस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मिलेटस बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बीटा सेल के कह सकते हैं डिफेक्ट की वजह से बन रहा होता है, ठीक है, ये डिजीज़ होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है भाई आपको बाहर से इंसुलिन थेरेपी देना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन ही है जो ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को कम कर सकता है, ठीक है। तो बाहर से अगर आप इंसुलिन दोगे तो क्या हो जाने लगेगा, बॉडी का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में आएगा, ठीक है। ये तो होगा डिसऑर्डर आपका बीटा सेल का। अब हम लोग देखेंगे सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या था भाई, ये भी क्या था, हमारे डेल्टा सेल से हार्मोन सीक्रेट होने वाला था, ठीक है। हमारा डेल्टा सेल क्या करता था, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करता था, ठीक है। अब ये हार्मोन कैसा होता है, इनिबिटरी नेचर का होता है, इनिबिटरी नेचर का होता है। ये इनिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स,
ठीक है, मतलब इनको कंट्रोल करने का काम करता है, दोनों को रेगुलेट करने का काम करता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्लूकागॉन हार्मोन की मात्रा बढ़ गई, फिर जो है इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ गई। इनको जो है रेगुलेट करने का काम करता है कि भाई तुमको इतना इतना ही बनना है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अल्फा बीटा जो है बच्चे हैं। ठीक है, अल्फा बीटा सेल्स बच्चे हैं जो ग्लूकोज और ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं, और सोमेटोस्टेटिन दादाजी हैं। ये क्या करते हैं, दोनों को चेक में रखते हैं कि तुमको कितना बनाना है और कितना नहीं बनाना है। ठीक है, तो सोमेटोस्टेटिन इनको रेगुलेट करने का काम करता है, या फिर इनहिबिट कह सकते हैं, उनके सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये दोनों ग्लैंड खत्म होता है कि तो एड्रिनल ग्लैंड और दूसरा पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में देखा। ठीक है, फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन, फंक्शन ऑफ इंसुलिन, फंक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, इनको भी जो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा ये लेक्चर। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप भाई कॉमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, सपोर्ट करें भाई आप लोग। ठीक, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।